নমস্কাৰ বিবিধালৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো মই নবনীতা আৰু আজি আমাৰ ষ্টুডিঅ'ৰ মজিয়াত যিজন ব্যক্তি আছে যি ব্যক্তিত্ব আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে তেওঁক আপোনালোকৰ সৈতে চিনাকি কৰাই দি মই আজি নিজে সৌভাগ্যবোধ কৰিছো আজি আমাৰ সৈতে আছে वाटरमैन ऑफ इंडिया ख्यात डॉक्टर राजेंद्र सिंह नमस्ते सबसे पहले आपका स्वागत है प्राग न्यूज़ में थैंक यू आप यहाँ आए हमें बहुत खुशी हुई मुझे भी खुशी हुई গতিকে কোৱা হয় যে পানীয়ে প্ৰাণীৰ প্ৰাণ যদি পানী নাথাকে তেতিয়াহ'লে আমি জীয়াই কেনেকৈ থাকিম কোনো জীৱই পানী অবিহনে জীয়াই থাকিব নোৱাৰে আৰু এইজন ব্যক্তিয়ে বিগত বহু বছৰ ধৰি এই পানীক যাতে জীৱৰ বাবে জীয়াই ৰাখিব পাৰি পানী কনজাৰ্ভ কেনেকৈ কৰিব পাৰি সেই সন্দৰ্ভত তেওঁ বহু পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰি আহিছে বিশ্ববিখ্যাত এই ব্যক্তিত্বক আজি আমি আমাৰ ষ্টুডিঅ'ত স্বাগতম জনাইছোঁ पहले राजेंद्र जी मैं आपसे जानना चाहती हूँ बचपन से आप बहुत सारी भावनाएं आपके दिमाग में रही हैं आपने बहुत कुछ किया है हमें वो बताने की ज़रूरत नहीं है पर आपका जो यहाँ गुवाहाटी आने का जो उद्देश्य था वो था जल साक्षरता यात्रा तो इसके बारे में हमें कुछ बताइए। देखिए 15 मई को हम लोग दिल्ली में देश भर से जो पानी की चिंता करने वाले लोग हैं जी वो इकट्ठे हुए थे जी 3 दिन का सम्मेलन था इसमें रेलवे मंत्री भी आए थे मुख्यमंत्री भी कई आए थे तो हमने कहा कि इस वक्त ये जो ड्राउट और फ्लड जी एरिया इंक्रीज हो रहा है हमने कहा कि आज़ादी के वक्त जितनी ज़मीन पर ड्राउट आता था उससे 10 गुना ज़्यादा ज़मीन पर अब ड्राउट आने लगा है और 8 गुना ज़्यादा ज़मीन पर फ्लड आने लगा है जी तो ये बढ़ता हुआ ड्राउट और फ्लड इसका हमें कुछ इंतज़ाम करना पड़ेगा जी यदि हम इसको नहीं रोकेंगे तो ये क्राइसिस देश भर में बढ़ेगी और देश बेपानी हो जाएगा तो भारत की जल सुरक्षा के लिए एक जल साक्षरता अभियान की ज़रूरत है जी मैंने कहा रेलवे मंत्री से कि आपको जैसे आपने साइंस की रेल निकाली थी वैसे जल की साक्षरता की एक रेल निकाली जी उन्होंने कहा हाँ निकालेंगे लेकिन वो निकली नहीं अभी तक तो हमने सोचा कि भाई जब सरकार जब सरकार करेगी हम लोग अपनी रेल निकालते हैं तो हमने 101 जगह जहां हमारे साथ देश भर में पिछले 30-35 सालों से छोटा छोटा पानी का काम करने वाले लोग थे उन सब से कहा कि भाई आप अपने इलाके में जो पानी का काम कर रहे हैं वहाँ जल की चेतना करते हुए कहीं इकट्ठे होंगे तो शुरू के दिनों में हम लोग सोचते थे कि अगला सम्मेलन हम राजस्थान में करेंगे तरुण भारत संघ में वो सबसे हमारे लिए आसान जगह है और वहाँ 8 नदियों को हमने सूखी हुई नदियों को पुनर्जीवित किया। एनजीओ है ये काफी काम कर रहे हैं अभी राजस्थान में ही नहीं अलग अलग जगहों में भी तरुण भारत संघ बहुत सारे काम कर रहे हैं तो ये हम सोच रहे थे लेकिन एक यात्रा के दौरान मुझे बीजापुर आना हुआ एक टीम जो हमारी चल रही थी तो मैंने देखा कि वहाँ का जो रामलिंगम तालाब है 700 साल पहले 10 लाख लोगों को पानी पिलाता था बिल्कुल वो तब भारत की राजधानी था जी और वो सब उजड़ गया था तो वहाँ हमें लगा कि यदि देश भर के लोग यहाँ आए तो यहाँ से कुछ सीख के जाएंगे जी इसलिए फिर ये यात्रा हमने देश भर के 101 स्थानों से सब ये 15 अगस्त को आज़ादी दिवस पर बीजापुर में इकट्ठे होंगे और इस यात्रा का उद्देश्य है देश भर में हम ये जो बारिश का पानी है ये अमृत है इसको गंदे पानी में ना मिलने दें इस अमृत को धरती के पेट को पानी से भरें वाटर लेवल ऊपर आए और नदी बहने लगे सूखी मरी नदियां ग्राउंड वाटर लेवल जो है जी और जो अभी हो रहा है ये जो बाढ़ आती है वो इसलिए आती है कि ऊपर से बारिश के दिनों में मिट्टी कट के सब नदी में बह जाती है नदी का तल ऊपर हो जाता है और जहाँ से मिट्टी कट के आई हो जाता है नदी में बिल्कुल और जहाँ से मिट्टी कट के आई वहाँ तो पानी रुकने की जगह है नहीं बिल्कुल तो वहाँ ऊपर अकाल आ जाता है और नीचे बाढ़ आ जाती है जी तो ये जो अकाल और बाढ़ है ये असलियत में एक सिक्के के 2 पहलू हैं तो हमने इन दोनों को एक साथ इंटीग्रेट करके कैसे बाढ़ और सुखाड़ का इलाज किया जाए और भारत की जल सुरक्षा सुनिश्चित हो उसके लिए ये जल साक्षरता यात्रा
देश भर के सभी राज्यों में शुरू की। ये जो आज यात्रा गुवाहाटी में आई है, ये गोवा से शुरू हुई थी और गोवा से शुरू होकर आज गुवाहाटी में आई है। अभी ये गुवाहाटी से फिर दूसरे रास्ते से बीजापुर जाएगी। 15 अगस्त को बीजापुर में मिलेंगे, वहाँ सम्मिलित होंगे। तो ये जल साक्षरता यात्रा भारत को बाढ़ सुखाड़ मुक्त करने के लिए नदियों को पुनर्जीवित करना और नदियों को शुद्ध सदा नीरा बनाकर उनका जो नदी का जो जीने का अधिकार है वो अधिकार दिलाना, और नदी की जमीन नदी के लिए, नदी का पानी नदी और इंसान के लिए। मैं आपसे बस आपको बीच में टोक रही हूँ, बस पूछना चाहती हूँ कि ये एक महान उद्देश्य है, जो एक महान उद्देश्य लेकर आप सब चल रहे हैं, पर इस बीच में बाधाएं भी बहुत आई होंगी, तो ऐसे कोई बाधाएं आपके सामने आई? देखो, ये जब पानी का अच्छा काम करते हैं ना, तो नेचुरली बाधाएं तो होती हैं, हर अच्छे काम में बाधाएं होती हैं, क्योंकि हर काम के विरुद्ध अपना स्वार्थ टकराता है। जैसे मैं अभी 5 दिन पहले विजयवाड़ा में था। विजयवाड़ा कृष्णा नदी के किनारे का शहर है जी। वहाँ अभी आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती शहर में बस रही है जी। वो जो अमरावती शहर है वो कृष्णा नदी के फ्लड प्लेन में बस रहा है में जी। तो मैंने ये कहा कि भाई, मैं बचपन में मेरा दादा ये कहता था कि रेत में बना महल टिकता नहीं है, ढह जाता है। रेत का बना महल ढह जाता है और नदी में बसा गांव शहर बह जाता है जी। तो वो नहीं करना चाहिए। तो मैंने उनसे कहा कि आपको कृष्णा नदी के फ्लड प्लेन में कोई शहर नहीं बसाना चाहिए। आपको शहर बसाना है तो फ्लड प्लेन के ऊपर बसाओ। आपके पास बहुत जमीन है, कहीं भी बसा सकते हो। लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, हम तो वहीं बसाएंगे। और नदी की जमीन में से रेत निकाल के, सैंड निकाल के, सैंड की माइनिंग करके उसका लेवल ऊपर कर लेंगे। तो मैंने कहा कि जब नदी में आप सैंड माइनिंग करते हैं तो नदी का जो वाटर प्यूरिफिकेशन का प्रोसेस है वो सब बिगड़ जाता है, संतुलन बिगड़ जाता है। तो वो नहीं करना चाहिए। तो जैसे ही हमने ये कहा तो बहुत लोग नाराज हो गए। जो जमीनों का व्यापार करने वाले लोग थे वो नाराज हो गए। व्यापारी तो हमेशा नाराज होते हैं। और जो माइनिंग करने वाले थे वो भी नाराज हो गए। तो उन्होंने उस विजयवाड़ा के सम्मेलन में तो हमें कुछ नहीं कहा, लेकिन जब ये सम्मेलन हर्षा देवी जा रहा था, जहाँ ये समुद्र में मिलती है कृष्णा जी, तो वहां से लौटते वक्त इन्होंने 500-600 लोग थे, इन्होंने हम पर हमला कर दिया, हमारी गाड़ियां तोड़ दी, सब कर दिया। हमने कहा भाई, हमने क्या बिगाड़ा है? फिर तो उन्होंने कहा कि साहब आप हमारी धंधे चौपट कर रहे हैं, आप हमारा धंधा, हम जमीन बेचते हैं तो ये सब बिकना बंद हो जाएगा। आप जिस तरीके का प्रचार कर रहे हैं उस प्रचार से हमारा धंधा चौपट हो जाएगा। तो मैंने उनसे कहा कि देखो भाई, मैं तुम्हारे विरुद्ध नहीं हूँ जी, मेरी तुमसे कोई दुश्मनी थोड़ा ही है, लेकिन मुझे चिंता है कि जब नदी में शहर बसाते हैं तो बह जाता है, डूब जाता है, और रेत में जब महल बनाते हैं तो ढह जाता है। तो मैंने केवल इतना ही तो कहा कि भाई, आपको यदि शहर बसाना है तो ऐसी जगह बसाओ जहाँ खेती ना होती हो, जहाँ सैंड ना हो, जो बेकार की, जहाँ डहने और बहने का, जहाँ तुम्हारे घर को डहने का और बहने का चांस ना हो, और खाली जमीनें बहुत हैं तुम्हारे राज्य में ऊपर की तरफ, वहाँ बड़ा शहर बसा लो। गुंटूर में बिल्कुल पास में ही, वहाँ उस तरफ बढ़ जाओ। तो फिर भाषण सुनने के बाद फिर उन्होंने बड़ी लंबी लंबी मालाएं भी पहनाई हमें। अच्छा। तो कहने लगे कि हमें ऐसा लगता था कि आप हमारे विरोधी हैं, आप हमें ये कर रहे हैं, पर आप जो बात कह रहे हैं वो तो विरोध की बात नहीं है बिल्कुल। तो मैंने कहा भाई, इसमें कौन सी मैंने नई बात कह दी? मैंने उस सम्मेलन में भी वही बात कही थी, यहाँ भी वही बात कही है। पर उन्हें वहाँ वो पराकाष्ठा नहीं दिख रही थी, उन्हें लग रहा था कि ये इंसान हमारे विरुद्ध बोल रहा है। हाँ। पर जो बात आपके सामने आकर उनको समझ में आई कि ये इंसान हमारे खिलाफ नहीं है, दरअसल ये इंसानियत, और ताकि इंसान बचा रहे, नदी बचा रहे, और हम एज ए ह्यूमन बीइंग अस्तित्व बचा रहे, इसलिए आप बात कर रहे थे। देखो, जब तक हम अपनी नदी, धरती
का सम्मान नहीं करेंगे तब तक हम सुखी समृद्ध नहीं रह सकते। तुम्हें मालूम है, हम भारत के लोग दुनिया को सिखाने वाले थे, जगत गुरु थे, ग्लोबल टीचर थे। हम ग्लोबल टीचर तभी तक थे इंडस वैली सिविलाइजेशन जब तक हम नीर, नारी और नदी का सम्मान करते थे। तो नीर, नारी और नदी के सम्मान के कारण हम दुनिया के सिखाने वाले गुरु बने रहे। नीर माने पानी, नदी माने फ्लो ऑफ कल्चर, फ्लो ऑफ लाइफ, फ्लो ऑफ इकोनॉमी, सबका फ्लो जीवन का जी। और नारी माने जन्म देने वाली जी, जो धरती है, प्रकृति है, जो सबको जन्म देती है, हाँ। जो जननी है। तो जब हमें नेचर के इन सब चीजों का सम्मान हमारे मन में था, तब हम दुनिया के गुरु थे। आज नहीं है, इसलिए हम अब नीचे आ गए। इसलिए हम जल की साक्षरता के लिए सबसे पहले ये जो जल है जी, ये हमारे जीवन को बनाने के लिए जो पंच महाभूत हैं जी, उनके विलय का काम करता है, उनको जोड़ने का काम करता है जी। उसी से हमारा जीवन बनता और चलता जी। राजेंद्र जी, हम और बात करेंगे, इस बात पे चर्चा करेंगे, लेकिन एक ब्रेक लेने का वक्त हो गया है। गतिके আপোনালোকে শুনিলে যে তেখেতে যি তিনিটা 3 N's কথা কৈছে, সেই বিষয়ে কিন্তু আমি মন কৰিবলগীয়া যে এসময়ত আমি আছিলোঁ জগতগুৰু, আজিৰ দিনত কিয় ঘটিছে এই অৱক্ষয়, এই সম্পূৰ্ণ কথাখিনি আমি জানিম, কিন্তু লৈছোঁ খন্তেক সময় বিৰতি। বিৰতিৰ পিছত স্বাগতম জনাইছোঁ। আপোনালোকে চাই আছে বিবিধা, আৰু আজি বিবিধাত আপোনালোকে ইতিমধ্যে গম পাইছে আমাৰ সৈতে ষ্টুডিঅ'ত আছে वाटरमैन ऑफ इंडिया, তেখেতক আখ্যা দিয়া হৈছে डॉक्टर राजेंद्र सिंह। राजेंद्र जी, हम बात कर रहे थे आपकी इस पूरी यात्रा के बारे में, 5 तत्वों के बारे में भी आप बात कर रहे थे, पर इस बीच में आपसे एक और सवाल करना चाहती हूँ। आप भागीरथी नदी के ऊपर जो बांध बन रही थी, जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट था, उसको रोकने में आपने एक मुख्य भूमिका पालन की थी। मैं अगर आपको असम के बारे में पूछूं, यहाँ भी बहुत प्रोटेस्ट्स हो रहे हैं बेसिकली सुबनसिरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट को लेकर, तो इस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? देखो, मैंने जो थोड़े दिन पहले भारत के राष्ट्रपति थे जी, प्रणब मुखर्जी साहब जी, वो उस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर होते थे जी, और मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री होते थे। मैंने इन दोनों से कहा जी कि मैं जब बचपन में छोटा था तब एक गीत गाता था, मैं उस देश का वासी हूँ जिस देश में गंगा बहती है जी। और मैंने कहा बच्चे गाते थे जी जी। अभी तो सबने गाना छोड़ दिया, क्योंकि अब गंगा वैसी रही नहीं बिल्कुल। तब गंगा के अंदर अपनी विलक्षण प्रदूषण नाशनी शक्ति थी, वो इस दुनिया में उत्तम सर्वोत्तम पानी का स्रोत था जी। और हमारी जो अगली पीढ़ी आएगी जी, हमने तो उस स्रोत को देखा है। गंगा का वो अविरल निर्मल जल, वो ये गीत नहीं गा सकेगी गंगा, वो ये नहीं कह सकेगी कि मैं उस देश का वासी हूँ जिस देश में गंगा बहती है जी। तो क्या इस देश में अब वो ताकत नहीं है कि एक नदी को बचा सके? तो ये बहुत बड़ा सवाल है। मैं दोनों को इस बात के लिए प्रभावित कर पाया जी, और उन दोनों ने मिलकर गंगा के लिए वो निर्णय लिया जी कि उसका लोहारी नागपाला, पाला मनेरी और भैरव घाटी रद्द कर दिया जी। और गंगा ऊपर से फिर वैसी की वैसी 150 किलोमीटर तो कम से कम वैसी हो जाए जैसी वो पहले थी। वो संकल्प लिया। मुझे लगता है कि ये जो सुमनश्री प्रोजेक्ट है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है जी, ये जो हाइड्रो प्रोजेक्ट है, ये हाइड्रो प्रोजेक्ट भी उतना ही खतरनाक है। ठीक है, हमें बिजली चाहिए, हमें पानी भी चाहिए, बिल्कुल, हमें बांध बैराज की जरूरत होती है, हमें मालूम है, लेकिन हमारी बांध और बैराज के डिजाइन ऐसे होने चाहिए जिसमें खतरा ना हो जी, और नदी अपने फ्लो के साथ बहते हुए भी हमारे लिए बिजली बना दे, हमारे लिए अन्न पैदा कर दे, वैसी डिजाइन के काम होने चाहिए। अभी क्या हो रहा है, ये जो डैम है ये पूरी नदी को ऊपर रोक देगा और नदी की हत्या हो जाएगी, नदी मर जाएगी।
नहीं, निचले तट पर तो सूख चुकी है नदी, काफ़ी हद तक सूख चुकी है। इसका बहाव भी कई अलग अलग ट्रिब्यूटरीज मोड़ दिए गए हैं, जिस वजह से देखा गया है कि असम में, जैसे आप कह रहे हैं, अकाल और बाढ़ एक मुद्रा के ही दो पहलू हैं, उसी तरीके से असम में भी इस साल वैसा ही हो रहा है। पहले आई बाढ़, उसके बाद अभी सूखा। तो अभी लोग पानी के लिए, एक तरफ जहाँ पानी इतना हाहाकार मचा रही है, वहीं दूसरी तरफ लोग पानी के लिए तड़प भी रहे हैं। तो मैंने कहा ना, ये जो अकाल और बाढ़ है, ये कोई नेचर की दी हुई नहीं है, ये हमारी बुद्धि की अकाल और बाढ़ है। हमारे, जिसको हम डेवलपमेंट कहते हैं, ये जो हमारा लालची विकास है, और हमें लालची विकास के स्लोगन, सपने सुना के, विकास 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 का भूत चढ़ा के, हमारी खोपड़ी पर जो विकास का भूत चढ़ाया जाता है, उस भूत में से ये नया भूत निकल आता है, फिर बाढ़ और सुखाड़ निकल आती है। जी जी। और असलियत में देखें तो नदी को एक इंसान की तरह देखना चाहिए। नदी भी बहती रहे। जैसे मेरी माँ थी, मैंने अपनी माँ का दूध पिया और मैं बड़ा हुआ जी। तो ऐसी ही नदी है, नदी बहती भी रहेगी और मेरे जीवन की जरूरत को पूरी करती रहेगी, भी करेगी। तो मैंने माँ का दूध पिया, माँ का खून नहीं पिया जी। तो जब हम माँ का खून पीने लगते हैं, ये माँ को, नदियों को हत्या करके जब हम बैराज बनाते हैं, तो ये उसका खून पीना है जी। ये उसका अमृत पीना नहीं है। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि माँ से उसका दूध ही पीना चाहिए, उसका खून नहीं पीना चाहिए। और ये जो कर रहे हैं नदियों पर, जिस तरह से बांध बना के और बिजली बनाने के सपने दिखा रहे हैं, ठीक है, बिजली चाहिए, विकास का एक पैमाना है, लेकिन यार उसके डिजाइन बदल दो ना। मैंने सजेस्ट किया था कि कभी भी नदी को बिल्कुल सीधे रोकने की बजाय उसका जो माइंडिंग पॉइंट है, वहां पर आप वो बना दो और उससे बिजली बना लो, पानी रुकने की एक जगह भी है, और नदी का प्रवाह भी होता रहेगा। तो आपको अपने नए डिजाइन पर आना पड़ेगा, नदी का फ्लो भी बना रहे, अभी नदी टनल में ना जाए। 90% बन के तैयार हो चुका है और अभी इसका जो देख रहे हैं जो प्रभाव है वो दिख रहा है, यहाँ पे आसाम में वो प्रभाव दिख रहा है। तो इस वजह से एक जन आंदोलन की तो जरूरत है, पर फिर भी इसे रोकना अभी संभव होगा नहीं। 90% बन गया है, तो इसको मैं कैसे कहूँ कि रोकना संभव है कि नहीं है जी जी। पर मैं एक छोटी सी बात कहता हूँ जी, बताइए। देखो, यदि कोई चीज बुरी है जी, तो जब समझ में आ जाए तब रोक देना चाहिए। बिल्कुल, जब भी समझ में आ जाए। ये बात आपने बिल्कुल सही बताई। और यदि वो ठीक है, काम की है, तो बना लो। काम की नहीं है तभी यहाँ इतना लोग इसके खिलाफ खड़े हैं। तभी तो मैंने कहा ना कि भाई आपको ये जो बैराज है, ये जो बांध है, ये बुरा है और पूरा समाज कह रहा है जी। तो इसको क्यों बना रहे हो, इसको रोक दो। लेकिन ये तय तो करना होगा ना नीति बनाने वालों को, और जो नीति बनाने वाले विकास के लालची सपने दिखाते हैं, वो कैसे रोकेंगे इसको? नहीं रोकेंगे। तो इसलिए आज देश में ऐसे आंदोलन सब बंद हो गए जी। ऐसी आवाजें सब मर रही हैं, क्योंकि एक बुलंद आवाज आपकी ही है जो हम अभी फिलहाल सुन रहे हैं। एक बुलंद आवाज आपकी ही है जो कह रहे हैं कि हमें हमेशा कहा जाता था कि जल से ही जीवन है, जहाँ जल नहीं वहाँ जीवन नहीं। हाँ, बिल्कुल। हमने बचपन से यही सुना है कि जल ही जीवनदायिनी होती है, जल से हर एक चीज पोषित होती है। तुम्हें मैं बताऊं, मैं राजस्थान से आया, वहाँ साल भर में कुल इतनी बारिश होती है जी। तुम्हारे यहाँ इतनी बारिश होती है छत तक की साल भर में जी। लेकिन जब हमारे यहाँ पानी नहीं था, कुओं में सूख गए थे, तो सब गांव खाली हो गए थे। अभी पानी आया तो लोग भी आ गए, अच्छी खेती कर रहे हैं, लोग अच्छे से जी रहे हैं। आपने जो वो ट्रेडिशनल मेथड्स पहले थे, रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो करते थे, वो काफ़ी हद तक लोगों ने करना छोड़ दिया था, आपने उसको फिर से रिवाइव किया, ये आपने कैसे सोचा? असलियत में जब आप समाज के साथ डायलॉग करते हैं, संवाद करते हैं, तो समाज के अंदर की जो क्रिएटिविटी है और जो उसका अंदर का इनिशिएशन है, उसकी जो सृजनात्मकता है, वो जागृत होती है। और फिर कहते हैं कि ठीक है यार, अभी दोबारा करके देखते हैं, तो लोग जुट गए, कोशिश कर सकते हैं। हमने लोगों के मन में एहसास जगाया, अच्छा, उनके अंदर विश्वास पैदा किया,
और जैसे ही उनमें विश्वास पैदा हुआ तो उनको अपने काम करने का आभास हो गया। अच्छा, तुम समझती हो ना, जब अंदर से आभास होता है तो लोग फिर किसी का इंतजार नहीं करते, फिर जुट जाते हैं उस काम में। तो इसलिए हम लोगों को एहसास करा पाए और करने का आभास करा पाए, इसलिए लोगों ने बिना किसी का इंतजार किए, बिना किसी के पैसे की चाह के लोग काम में जुट गए और उस काम से 8 नदियां जिंदा हुई। बिल्कुल 1200 बेपानी गांव जो उजड़ गए थे वो दोबारा बस गए जी। तो ये काम समाज कर सकता है, बिल्कुल। लेकिन ये काम समाज जब कर सकता है जब समाज के अंदर का एहसास जगे, समाज संगठित होके खड़ा होके अन्याय के खिलाफ बोले और रचना के काम में जुटे। केवल अन्याय के खिलाफ बोलने से काम नहीं चलेगा, रचना के काम करना। और रचना का काम आदमी जब करता है जब उसको समझ हो जाती है। तो सबसे पहले ये जो हमारी जल साक्षरता यात्रा है वो जल को समझने की यात्रा है, फिर जो जल समझने लगे वो सहेजने की यात्रा है। जैसे गुवाहाटी को इस वक्त आपकी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को ये जो क्राइसिस है यहाँ मैंडेटरी करना चाहिए कि रूफटॉप हार्वेस्टिंग और सरफेस हार्वेस्टिंग का काम पूरी गुवाहाटी में शुरू हो। केवल नई बिल्डिंगों में नहीं, पुरानी बिल्डिंगों में भी करना चाहिए। तो ये जो रूफटॉप हार्वेस्टिंग होगी, जब लोग अपने पानी को खुद रोकने लगेंगे और उसका उपयोग करने लगेंगे तो उसका रिसाइकिल, रिट्रीट, रीयूज और रिजुनेशन जब गुवाहाटी में शुरू होगा तो फिर कभी पानी का संकट नहीं होगा। गुवाहाटी अपने पानी पर जिंदा रहने लगेगी। तो ये जो लोगों में एक चाह पैदा करना, वो किसी को तो शुरू करना पड़ेगा। यदि वो शुरू होगी तो फिर गुवाहाटी पानीदार बनेगा। इसलिए मैं यही कहना चाहता हूँ इस गुवाहाटी के रचनाकारों को, इस देश के रचनाकारों को कि भाई ऐसी प्लानिंग करो जिससे हम अपने साधनों पर, अपने पैरों पर खड़े होकर स्वावलंबी बन जाएं, तो स्वाभिमानी बन जाएं। आपका जो संगठन है, उस संगठन ने ऐसे कोई स्टेप्स लेने के बारे में सोचा है यहाँ के लोगों को जागृत? क्योंकि लोग हमेशा सोते रहते हैं, ये बात आपको भी पता है, हम भी जानते हैं, जब तक उनको किसी प्रकार का झटका ना लगे, नॉर्मली जो कहा जाता है, सब उसी रूटीन लाइफ में चलते रहते कि हाँ जो हो रहा है होने दो, जो जैसा चलता है वैसे चलने दो। देखो, तरुण भारत संघ ने राजस्थान के बेपानी इलाकों में पानी का काम शुरू करके एक बड़े इलाके को पानीदार बनाया, खेती होने लगी, नदी बहने लगी, उपजाऊ हो गई। वो जो तरुण भारत संघ का अनुभव है, उसी अनुभव को भारत भर में रीएप्लिकेट करने और स्केलिंग अप करने के लिए ये जल साक्षरता यात्रा शुरू की गई। वो जो हमारा अनुभव था तरुण भारत संघ का, उसको जल जन जोड़ो अभियान चला के, जल साक्षरता की यात्राएं करके, नदी पुनर्जीवन का कुछ रचनात्मक काम करके हम लोग चाहते हैं कि समाज अपने पैरों पर खड़ा हो और अपना काम खुद करे, पानीदार बने। ये जो सरकारें हैं, ये सरकारें तो अब इस वक्त कॉन्ट्रैक्टर और कॉर्पोरेट ड्रिवन हैं। तो कॉन्ट्रैक्टर और कॉर्पोरेट जैसा डीपीआर बनाता है वैसे ही वो सब उसको सैंक्शन कर देते हैं और वो पैसा लूट जाता है, पिट जाता है, उसमें काम नहीं होता। कॉन्ट्रैक्टर ड्रिवन की बजाय, कॉर्पोरेट ड्रिवन की बजाय हमें कम्युनिटी ड्रिवन करना पड़ेगा। हमारा समाज, हमारा समुदाय, हमारी सिविल सोसाइटी, आज हमें ये जो हमारा सारे का सारा कॉन्ट्रैक्टर और कॉर्पोरेट ड्रिवन डेवलपमेंट है, ये सस्टेनेबल नहीं है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा जब ये कम्युनिटी ड्रिवन होगा, क्योंकि कम्युनिटी ड्रिवन में सबके भले का सोचा जाता है, कॉन्ट्रैक्टर केवल अपने लाभ का सोचता है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। और हमारे पास वक्त बहुत ही कम था, आप यहाँ आए, आज हमें इतना वक्त दिया आपने। यू आर अ वेरी बिजी मैन, इतना बिजी स्केड्यूल में आपने इतना वक्त हमें निकाल के दिया। थैंक यू सो मच कि आप हमारे स्टूडियो में आए और इतना सब कुछ हमें बताया। डेफिनेटली हम कोशिश करेंगे, प्राग न्यूज़ कोशिश करेगी कि आपकी जो ये जल चेतना के बारे में आपने बताया है वो हम अपने दर्शकों को ज़रूर समझाने की कोशिश करेंगे। गतिके दर्शकসকল সেয়া আছিল ডক্টৰ ৰাজেন্দ্ৰ সিং আৰু তেওঁ খুব সুন্দৰভাৱে বিশ্লেষণ কৰি দিছে যে দৰাচলতে চৰকাৰৰ দায়িত্ব আমি ভাবি থাকিব নালাগিব, আমাৰ নিজৰো দায়িত্ব আছে নিজৰ প্ৰতি। গতিকে নিজৰ জীৱনৰ প্ৰতি নিজৰ চেতনাত বোধ থকাটোৰ প্ৰয়োজন আৰু জলচেতনাৰ খুবেই প্ৰয়োজন আজিৰ দিনত। আজি বিবিধাৰ পৰা মই নবনীতা বিদায় লৈছোঁ, কিন্তু আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে এই অনুষ্ঠানটো ভালকৈ চালে আৰু বহু কথা শিকিবলৈ পালে। ধন্যবাদ।